Hello, everybody, and hello, students. This is lecture number 5 for this magnetism and matter. And today we are doing something very interesting. कुछ नए टर्म्स सीखेंगे हम लोग, कुछ नए रिलेशन सीखने जा रहे हैं. एंड जो इस चैप्टर इस चैप्टर का जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो टाइटल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हमें सीखना होता है. और मैग्नेटिक मटेरियल अलग अलग तरीके की क्यों होती हैं, और उनको समझने के लिए उनके उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन अगर हम कर सकें उन मटेरियल के बिहेवियर को, तो हमें इन टर्म्स को समझना पड़ेगा. सो आज के इस लेक्चर में बहुत ही नए रिलेशन सीखेंगे आप, और इससे रिलेटेड बड़े सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलेंगे. तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं. कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा. यू कैन वेरी इजीली ग्रास्प न्यू थिंग्स, एंड आई विल ट्राई कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए. सो लेट्स गो टू एंड सी व्हाट इज देयर फॉर अस. See, focus of this lecture is like we are going to talk about magnetic intensity. I mean, ये वर्ड आप सुने होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समझा सुना होगा आपने, बट यहाँ पे ये कुछ और है. मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात हो रही है. दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इसको एक दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं. वी नो इट बाय अनदर नेम आल्सो, दैट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी हम लोग इसको कहते हैं. मैग्नेटाइजेशन वेक्टर. मैग्नेटाइजेशन वेक्टर. Then we have to talk about magnetic susceptibility. फिर we'll talk about relative magnetic permeability. टाइम निकला तो हम लोग इस कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके साथ रिलेटेड जो होगा वो करेंगे. सो चलिए अगले पेज पे चलते हैं और लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज दिस मैग्नेटिक इंटेंसिटी. सो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि याद करो हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में इसी लेक्चर में पढ़ा, इसी यूनिट के अंदर हमने पढ़ा है. और मैंने आपको ये बात बताई है जब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन कर रहा था मैग्नेटिक बार मैग्नेट का या मैग्नेटिक मटेरियल का, तो ये आपने फिगर देखा होगा वहां पे. सो सबसे पहले मैं जो टर्म है हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दिस इज द टर्म वी वांट टू स्टडी हियर. इंटेंसिटी. सो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टर्म हमारे लिए कितना डिफरेंट है और ये क्या किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है. तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि आप एक टर्म के बारे में सुन चुके हैं, लाइक यू नो अबाउट बी. इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. वी कॉल इट मैग्नेटिक फील्ड. हम लोग बी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. कुछ लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहेंगे. मैग्नेटिक फील्ड फील्ड इंडक्शन भी कहेंगे इसको. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहेंगे इसको. और कुछ लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी कहते हैं. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. दीज आर इट्स नेम, राइट. ये आप जानते हैं. यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दैट इज कॉल्ड टेस्ला. ये टर्म हम लोग जानते हैं यहाँ पे. तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए ये जो अब दूसरे यूनिट्स जो करते हैं, जैसे आपने यूनिट 4 किया जहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह दिया. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ये जरूरी है डिस्कस करना, इसलिए मैं कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको कह सकते हैं, राइट. सो ये जो टर्म्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये सब ठीक है. वहां पे जो हमने पढ़ा है पीछे के जो यूनिट में, यूनिट 4 के अंदर जब सब कुछ पढ़ा है वहां पे, दिस इज ऑल फाइन. नाउ यहाँ कोई मिलता जुलता वर्ड है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बी मत समझ लेना. बी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी आर नॉट सेम थिंग. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आपका जो ये यूनिट है ये क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर. मतलब आपका मेन फोकस यहाँ पे क्या है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल क्यों होता है, क्यों दूसरे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से ये डिफरेंट है, व्हाई इट इज डिफरेंट. भाई ऐसा इसके अंदर स्पेशल क्या हो जाता है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल की तरीके से बिहेव करता है. एंड फिर वो किस केस में मैग्नेटिक, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल है तो क्या हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा,
और इन सर्टेन सिचुएशन वो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज होकर के और फिर बिहेवियर शो करता है. सो दीज थिंग्स वी हैव टू स्टडी. तो हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी. वी नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू टर्म्स. और वो टर्म्स कुछ अलग से तो होगा नहीं, मैग्नेट से रिलेटेड होएगा. तो हम लोगों को बड़ी सफाई से यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से या मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन से या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से कनेक्टेड है. बट आप इसको उस तरीके से समझने की गलती मत करना. इट इज समथिंग एल्स. ये क्या चीज है भाई? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है. लुक, यहाँ मैंने आपको क्या दिखा रखा है. मैं एक बार लिया है एंड दिस बार इज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. बार ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. कोई मैग्नेटिक मटेरियल का मैंने यहाँ बार ले लिया, मैग्नेटिक मटेरियल. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये मैग्नेटाइज है, तो आपका आंसर रहेगा नहीं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो भी इसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डाइपोल्स हैं वो सब के सब क्लोज चेन अरेंजमेंट में है. तो इसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है. नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, इसका मतलब कि इसके पास ये मैग्नेटिक मटेरियल होने के बावजूद भी ये किसी और को, यानी कि दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को ये मैग्नेटाइज नहीं कर सकता है. नीदर अट्रैक्शन और नॉर रिपल्शन शो कर सकता है, जबकि ये मैग्नेटिक मटेरियल. तो क्यों? क्योंकि इसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर जो डाइपोल्स होते हैं, अब ये बातें तो मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूं कि एवरी मैग्नेटिक मटेरियल का जो उसका इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल होता है वो अपने आप में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होते हैं. और उन मैग्नेटिक डाइपोल्स का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन मैग्नेटिक फील्ड. उनका भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है. तो अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है और ये मैग्नेटिक मटेरियल है लेकिन ये अनमैग्नेटाइज्ड है, मतलब ये मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर जो उसके इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो सब क्लोज चेन अरेंजमेंट में है और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है. दैट इज व्हाट इज देयर. मैंने आपको इसी प्लेलिस्ट के लेक्चर नंबर 2 में ये सब कुछ आपको बता रखा है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ बार मैग्नेट, जब मैंने पढ़ाया था आपको. सो यू नो दिस. तो मैंने यहाँ पे एक बार बार लिया किसका? मैग्नेटिक मटेरियल का, जो कि अनमैग्नेटाइज है. उसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके आया, ये बाहरी फील्ड लेके आया. मैंने क्या देखा जी, ये क्लोज चेन अरेंजमेंट टूट गया और ये इस तरीके से सारे के सारे अरेंज हो गए. एंड हियर इन दिस फिगर व्हाट यू सी, कि देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं. और यहाँ देखो तो अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? बढ़ गई हुई. यानी कि यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो बाहर है उस बाहर वाले से भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या हो गया? ज्यादा हो गया. ये क्यों हो गया भाई? व्हाई इट इज लाइक दिस? इसके पीछे रीजन ये है कि ये ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है कि अगर उसको बाहर जो कि अनमैग्नेटाइज था और हमने उसको इन्फ्लुएंसिंग यानी किसी बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में लेके आया तो वो मैग्नेटाइज हो गया. और मैग्नेटाइज होकर के ये और ये दोनों मिल करके अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है. सो यहाँ का फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा. इतनी बात तो समझ गए? ओके फाइन. अब यहाँ पे ये मैं इन फिगर को एक्सप्लेन कर रहा था. अब मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में बात कर रहा हूँ कि ये दोनों चीजें क्या है. तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, आप या तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसके अंदर के नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें वो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है. दैट इज ऑल्सो देयर. ये क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. ये क्या है? एक्सटर्नल. और इन डाइपोल के वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. वो भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है. लेकिन आपसे मैं पूछूं कि इस अनमैग्नेटाइज मटेरियल को मैग्नेटाइज किसने किया? तो इसने किया. ये इसने किया भाई. इस मटेरियल ने इसको किया यहाँ पे. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. यस. तो जो हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या चीज होती है? सो इट इज द लाइक I would like to say like this. It is a vector physical quantity. It is a vec, it is a vector physical quantity. Vector physical quantity. Okay, fine. Quantity. It is defined as it is defined as ability ability of it is defined as ability of a magnetic field of a magnetic field
It is defined as ability of a magnetic field to magnetize a material. किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की जो एबिलिटी होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, बी वेक्टर है, ये किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर पाया, कितना इन्फ्लुएंस कर पाया, तो जो इन्फ्लुएंस कितना कर पाया उसको जब हम मेजर करेंगे तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी. I hope you got my point. So it is a vector physical quantity. It is defined as ability of magnetic field. Magnetic field. It is ability of of a magnetic field to magnetize a material. What I mean to say that कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज कर लो ये आयरन था और ये अनमैग्नेटाइज हुआ पड़ा था, एक एग्जाम बात कही. अब सपोज कर लो कि ये आयरन ना होकर के एल्युमिनियम है और ये अनमैग्नेटाइज होकर के पड़ा हुआ है. अब अगर मैंने आयरन को इस फील्ड में डाला, आयरन को इस फील्ड में डाला और अगर एल्युमिनियम को इस फील्ड में डाला, तो इसके अंदर जो आयरन के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और एल्युमिनियम के केस में जो होगा वो अलग अलग होगा. तो इस फील्ड ने आयरन को अलग तरीके से क्या किया, मैग्नेटाइज किया, और एल्युमिनियम को अलग तरीके से किया. आई होप यू गॉट माय पॉइंट, नो. तो इसमें फील्ड की भी कंसिडरेशन लिया जाएगा और जो मटेरियल है उसका भी लिया जाएगा, दोनों मिल करके कहा जाएगा. लेकिन इस फील्ड की जो कैपेबिलिटी है इसको मैग्नेटाइज कर देने की, उसको हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं. आखिर इस टर्म को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? तो अगला टर्म जो हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसको ठीक से समझने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको पहले पढ़ाया जा रहा है. सो इट इज अ वेक्टर. बहुत किताबों में, बहुत सारे बुक्स में क्या होता है, ये टॉपिक बाद में पढ़ाया जाता है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पहले रखा जाता है. इट डिपेंड्स लाइक विच वे यू वांट टू स्टार्ट. तो आई थॉट दैट इट विल बी इजियर टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वे, इसलिए मैंने ये पहले टॉपिक लिया और वो बाद में लिया. So it is a vector physical quantity. It is defined as ability of a magnetic field to magnetize a material. So how do we you numerically define this? This H is equal to B upon. Now look at this here. मैंने H is equal to B upon. अब यहाँ क्या लिखूं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई. अब अगर मैंने यहाँ की बात करें, सपोज कर लो एयर जैसा कोई मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और कोई मटेरियल है नहीं, वैक्यूम है वहां पे, तब तो ये वैक्यूम है तो मैग्नेटिक फील्ड वो किसको मैग्नेटाइज करेगा? इफ देयर इज अ वैक्यूम देन मैग्नेटिक फील्ड किसको मैग्नेटाइज करेगा? किसी को नहीं करेगा. इट विल नॉट. इट विल नॉट. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. अब अगर कोई मटेरियल है और उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज करता है, कोई मटेरियल है और उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज कर देता है, तो उसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं बी कहता हूं और उस बी को अगर उस मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी से डिवाइड कर देता हूं लाइक म्यू से, तो जो होगा, जो आएगा, उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड. इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से है? वो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से. भाई अगर ये है, ये प्लीज अंडरस्टैंड दैट, अगर ये बाहर से आपने लगाया तो ये मैग्नेटाइज हुआ ना भाई, वो मैग्नेटिक मटेरियल था, दैट इज फॉर श्योर. और आपने बाहर से ये लगाया तो वो इन्फ्लुएंस होकर कैसे हो गया? तो इसके अंदर का तो मैग्नेटिक फील्ड में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा ना, किसका? इसका भी होगा, यानी कि एटॉमिक डाइपोल्स का भी होगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा. तो अंदर में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दैट भी डिवाइडेड बाय इस मटेरियल मीडियम का जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी जो परमिएबिलिटी होती है, उससे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो आता है इसको हम एच कहते हैं. दिस इज आवर एच. आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो अब यहाँ आपके दिमाग में बात अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए. तो आप कहोगे सर ये जो बी आपने लिया वो अगर अंदर का लिया और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइज की एबिलिटी कहाँ पड़ी? अरे बाबा, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस अंदर के मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि ये जितना बाहर है, ये बाहर है, वो तो अंदर होगा ही होगा, प्लस इसके वजह से जो फील्ड है इन डाइपोल्स के रीअरेंज होने की वजह से है, तो वो भी मिल करके फिर एक नेट मैग्नेटिक फील्ड को म्यू से डिवाइड किया. म्यू से डिवाइड करके जो आया उसको हम, ये जो बाहर वाला फील्ड लगाया था, बाहर वाला जो फील्ड लगाया था उस बाहर वाले फील्ड की वजह से ये मैग्नेटाइज हो पाया. तो ये जो बी लिया गया है, दिस बी इज नॉट दिस.
ये अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड लेकर के इसको म्यू से हमने डिवाइड किया, इसकी परमिएबिलिटी से डिवाइड किया। ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बहुत जगह आपको इसी रिजल्ट को, मतलब जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह या कहीं देखेंगे, उस रिजल्ट को कुछ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, बी अपॉन म्यू नॉट। सो दिस इज दिस इज रिटन इन अ वेरी स्पेशल सिचुएशन। ये मैं आपको बहुत बाद में खोल के बताऊंगा कि उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा है, उसका क्या मीनिंग है और क्या चीज है। पहले आप जैसे मैं बता रहा हूँ उसके चलते चलिए, और फिर हम लोग उसको कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने जो आपको यहाँ पे बात सिखानी थी, जो बात इंपॉर्टेंट थी बताने के लिए, कि भाई एक, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। तो इसके अंदर में हमने इस फील्ड के वजह से ये मैग्नेटाइज हुआ, इस फील्ड की वजह से ये मैग्नेटाइज हुआ, और ये मैग्नेटाइज हो जाने के बाद अंदर में इसका नेट फील्ड अब थोड़ा ये आ गया, दैट फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू परमिएबिलिटी ऑफ, इसको जो डिवाइड किया, दिस इज कॉल्ड एच। इज दैट ओके नाउ? सो डेफिनेटली एच एंड बी आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी, no, because this mu is having some unit and dimension। तो भैया h और b आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो पहली बात तो आप ये सीख गए। सो नोट में आपको जो पहले ध्यान देना है क्या, कि h एंड b आर नॉट सेम फिजिकल, आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी, आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है। क्लियर है? एच एंड बी आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी बात आपने ये देखी कि जो डायरेक्शन ऑफ एच है, डायरेक्शन ऑफ एच वेक्टर है, एच डायरेक्शन ऑफ एच वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ, इज सेम एज दैट ऑफ बी वेक्टर। तो जो बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यस। एंड व्हाट इज म्यू? म्यू, वी ऑल नो म्यू क्या होता है। म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। जो मैग्नेटाइज मटेरियल लिखा हुआ है, तो परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। ओके, तो इतनी बात समझ गए होंगे आप। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया कि भाई ये मटेरियल मैग्नेटाइज होने के बाद उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने म्यू से डिवाइड कर दिया, तो जो ये आया इसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। लेट्स सी हियर। यहाँ देखो मैंने एक सोलेनाइड ले रखा है, राइट, और इसके अंदर मैंने कोई मटेरियल नहीं रखा है, और सपोज करो इसमें करंट आई जा रहा है। इसमें करंट क्या जा रहा है? आई जा रहा है। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये मटेरियल, आई मीन ये सोलेनाइड है, इसके अंदर में कोई मटेरियल नहीं है, नो मटेरियल इनसाइड, इसमें करंट आई जा रहा है। और लेट सपोज लाइक सोलेनाइड, और सोलेनाइड ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस सोलेनाइड, a solenoid of n turns per unit length, and having current I, करंट आई। तो बताओ इसके अंदर में, यहाँ पे अंदर की बात करते हैं। तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। और अगर मैं इसके अंदर कोई मटेरियल रख देता हूँ, मटेरियल इनसाइड सोलेनाइड रख लेता हूँ, ठीक है जी, तब इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जी? सो वी कॉल इट म्यू एन आई। म्यू एन आई, व्हाट इज म्यू? म्यू इस मटेरियल की लाइक म्यू परमिएबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल है, परमिएबिलिटी ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल है। समझना है आपको, परमिएबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल है। ओके, तो सर यहाँ पे तो कोई मटेरियल है नहीं, नो मटेरियल इज दिस, क्या है यहाँ पे? हम लोग एयर मानते हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, एयर हम कहते हैं यहाँ पे। सो दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब अगर मैं इस बी को म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आएगा? एन आई आएगा। ओके, अच्छा, और यहाँ पे अगर मैं इस बी को म्यू से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आएगा? एन आई आएगा। यहाँ देखो म्यू नॉट है, यहाँ कितना? म्यू। म्यू क्या है? इस मटेरियल की परमिएबिलिटी है। म्यू नॉट क्या है? एयर की परमिएबिलिटी, एयर की परमिएबिलिटी। सो इसका मतलब, अगर हम किसी, व्हेन वी टॉक अबाउट एयर, यानी कि ये करंट कैरिंग वायर जो है, इसकी वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड था, और उस मैग्नेटिक फील्ड को इसके अंदर जो मीडियम था, क्या मीडियम था? दैट इज वी कंसिडर एयर। तो भाई यहाँ फील्ड कितना? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई।
तो इसके अंदर जो भी फील्ड था उस फील्ड को हमने किससे डिवाइड किया, म्यू नॉट से डिवाइड किया, तो ये क्या है, एन आई। इज दैट ओके नाउ? बात समझ में आ गई होगी? ओके। नाउ हियर इफ यू लुक एट कि यहाँ अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू एन आई। जरा सोचो, सेम सोलेनाइड है बट इसमें हमने मटेरियल रख दिया, तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जितना यहाँ पे था, क्या यहाँ पे उतना ही फील्ड होगा क्या? नहीं ना। यानी कि इस बी और इस बी की को अगर हम करें, यानी कि यहाँ बी एयर लिख दें और यहाँ बी मीडियम रख दें, तो आपको भी पता है ना कि बी मीडियम की वैल्यू क्या हो गई, बी मीडियम की वैल्यू इस बी एयर से क्या होगी, ज्यादा होगी। यू ऑल नो अबाउट इट। तो आप देख रहे हैं अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने म्यू नॉट से डिवाइड किया, तो ये एन आई आया। और इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, बी मीडियम को इस मटेरियल की परमिएबिलिटी से डिवाइड किया। यहाँ पे एयर था तो एयर की परमिएबिलिटी म्यू नॉट है, तो ये क्या हुआ, एन आई हुआ। आई होप यू गॉट इट नाउ। तो ये जो एन आई आया, ये बी अपॉन म्यू, ये इसको आप क्या कहेंगे, एच कहेंगे। और इस बी का जो डायरेक्शन होगा, यानी कि इस बी का जो डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन किसका होगा, इस बी का जो डायरेक्शन होगा, इस बी का जो डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन किसका होगा, इस एच का होगा। इसको आप एच वेक्टर कह दीजिए। यू गॉट इट नाउ? यानी कि ये जो एन आई है, ये अपने आप में क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। जो अभी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड आपके सामने एक एग्जांपल खड़ा किया मैंने, कि भाई एक करंट कैरिंग वायर लिया। ये करंट कैरिंग वायर का क्या है, एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा भाई, अंदर में जो मटेरियल जाएगा उसको मैग्नेटाइज करेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक फील्ड ने अपने अंदर के मटेरियल को मैग्नेटाइज किया, और मैग्नेटाइज करने के बाद अंदर का फील्ड कितना आ गया, बी आ गया। दैट बी डिवाइडेड बाई इस मटेरियल की परमिएबिलिटी कर लिया, ये क्या आ गया, एन आई आ गया। दैट इज इक्वल टू एच। ये जो एन आई आया वो क्या है, और सेम इस सोलेनाइड के एन आई के बराबर आया। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। यस। सो व्हाट आई मीन टू से दैट, कि अगर आपके दिमाग में यहाँ सवाल उठता है कि सर यहाँ कोई मटेरियल ही नहीं है तो आप मैग्नेटाइज किसको कर रहे हो, तो फिर आप ये लिख कैसे रहे, ये डाउट उठना लाजिम है, या मैं अंडरस्टैंडेबल है कि ये डाउट उठ रहा है। तो मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं कि देखो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, यहाँ तो मटेरियल है ना, यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ वाले फील्ड से क्या होगा, ज्यादा होगा ना। किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, भाई मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वहां कोई मटेरियल होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको मैग्नेटाइज करेगा। तो वो जो मटीरियल, उस मैग्नेटिक फील्ड में जो मटेरियल आएगा, राइट, तो जो मटेरियल आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मैग्नेटाइज होगा तो उस मटेरियल के अंदर की फील्ड क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, फिर डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, उस मटेरियल की परमिएबिलिटी करोगे। तो वो आ क्या रहा है एक्चुअली, यानी कि अगर कोई मटेरियल नहीं रहा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता, उस मैग्नेटिक फील्ड की भी अगर आप मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ना चाह रहे हो, तो उसमें आपको म्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। भाई एक मैग्नेटिक फील्ड है और आपने कोई मटेरियल रखा, मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइज हो गया तो उसके अंदर की फील्ड क्या हो जाएगी, अब भाई जो बाहर वाला फील्ड है उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। हाँ कम हो सकती है, हाँ ये भी हम आगे पढ़ेंगे, उससे कम भी हो सकती है किसी किसी केसेस में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा। मैग्नेटिक मटेरियल, अभी सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि जो ज्यादा हो जाता है उस वाले केस की बात करें। एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसका है, किसी करंट कैरिंग वायर का, या किसी वार मैग्नेट का, या किसी सोलेनाइड का, या किसी एटॉमिक डाइपोल का, मैग्नेटिक डाइपोल का। तो जिसका भी वो मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा, वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। सपोज करो उसके अंदर का फील्ड ज्यादा हो गया, तो वो जो ज्यादा फील्ड है डिवाइडेड बाई उस मटेरियल की जो परमिएबिलिटी है, उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, दैट शुड बी सम फिजिकल क्वांटिटी नो। और उसके पास डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वही जो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर बन गया उसका वाला डायरेक्शन होना चाहिए। तो दैट बी अपॉन म्यू जो होगा उसको कहेंगे क्या, तो भाई आपने बोला कि देखो ये इसकी परमिएबिलिटी थी, तो आपने इस जो अंदर फील्ड बन गया उसको परमिएबिलिटी से डिवाइड डिवाइड कर दिया। तो जो ये आएगा वो क्या कहलाएगा, अरे भाई जो फील्ड था, जो जो मैग्नेट जो अंदर फील्ड आया उसको आपने उसी की परमिएबिलिटी से डिवाइड कर दिया, उसको हम कहेंगे कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था, जो फील्ड मैग्नेटाइज करने वाला था, उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, व्हाट वर्ड आई यूज, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटाइज करने जा रहा था फील्ड, उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड का
मैग्नेटाइजिंग फील्ड का उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मतलब उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एबिलिटी उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कितनी है, ये पढ़ रहे हैं आप। तो अगर कहीं पे मटेरियल नहीं है तो हम उस केस में जो भी वहां बी है उसको म्यू नॉट से, यानी कि एयर की परमिबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो जो निकल के आता है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहेंगे। आई होप क्लियर हो जाना चाहिए, आप इसको बार बार सुनेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दिस बी इज इक्वल टू दिस, तो बी अपॉन म्यू नॉट, दिस इज एच आई, यानी कि ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया। ये एन आई लिखा हुआ है तो आपको ये लगेगा कि यार इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, आई करंट है, तो ये एन आई वेक्टर कैसे हो गया? भैया इसी एन आई को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नाम क्या दे रहे हैं, एच वेक्टर दे रहे हैं, और उस एच वेक्टर का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बी वेक्टर के डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। सो दिस एन आई इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और इसी को हम लोग एच कहते हैं। क्लियर है? तो अगर कहीं पे मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो भैया एयर में उस सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जो भी एक सोर्स है उस सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी जानना चाहते हैं तो उसको हम म्यू नॉट से, एयर वाली परमिएबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। और अगर वहां कोई मटेरियल होगा तो उसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बना उस मैग्नेटिक फील्ड बना उसको हम उस मटेरियल की परमिएबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा उसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहेंगे। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। सो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस यू हैव अंडरस्टूड। सोलेनोइड वाली बात भी समझ गए और ये भी समझ गए। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने फॉर्मूला म्यू नॉट नहीं लिखा हुआ, मटेरियल मीडियम रखा हुआ, उस मटेरियल मीडियम की कोई परमिएबिलिटी होती है, दैट इज म्यू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, मैंने रिलेटिव की बात नहीं की। सो दिस इज म्यू एन आई। क्लियर हो गया? यस, ओके। अब मैंने यहाँ पे ये क्या दिखा रखा है, लुक एट दिस। मैं आपको सपोज करो, मैं कुछ इस तरीके से कह रहा हूँ, सपोज करो कि भाई ये एक साउथ पोल है और ये एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है। तो बेटा जैसे कि हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ते थे, याद होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ते थे तो हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोल की फील्ड निकालते थे। तो मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम लोग उसको इंडिविजुअली एक मोनोपोल मोनोपोल मान करके फॉर्मूला लगा के निकालते थे कि नहीं निकालते थे? तो इन अ सिमिलर वे मैं आपसे ये पूछ ले रहा हूँ, अगर कोई आपसे पूछ दे, सपोज कर लो कि भाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऐसे पूछा है, इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू ड्यू टू मोनोपोल मोनोपोल मोनोपोल, ठीक है ना, या मैग्नेटिक मोनोपोल लिख देते हैं। मोनोपोल मैग्नेटिक अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने यहाँ पे मोनोपोल मैग्नेटिक लिखना चाहता हूँ। आई वांट टू राइट मैग्नेटिक मोनोपोल। सो ड्यू टू या मैग्नेटिक ड्यू टू मैग्नेटिक मोनोपोल मोनोपोल, ठीक है जी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक मोनोपोल लिखना है। तो भाई आपको बताओ बी का फॉर्मूला क्या लिखते थे? तो बी तो आप लिखते थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ाया गया था आपको, यस करेक्ट। तब उस केस में बी अपॉन म्यू नॉट जो होगा, यानी कि एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा, दिस इज एच, ये बनेगा एच। तो अगर नॉर्थ पोल की वजह से आप यहाँ निकालना चाहते हो, इस नॉर्थ पोल की वजह से, तो आपको पता है ये पॉजिटिव इधर फील्ड इधर की तरफ होगा, तो इसकी वजह से आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे एच का डायरेक्शन किधर होगा? इफ समबडी आस्क्स एक बार मैग्नेट है, उसका पोल स्ट्रेंथ इतना है, उसके पोल स्ट्रेंथ की वजह से बताओ यहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना होगा। सो नाउ एंड क्या डायरेक्शन होगा, तो नॉर्थ पोल है तो इधर होगा, साउथ पोल की वजह से लेंगे तो इधर इधर आ जाएगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट नो। तो साउथ पोल की वजह से ये एच साउथ की वजह से हो गया और ये एच नॉर्थ नॉर्थ पोल की वजह से हो गया। क्लियर हो गया पॉइंट? एंड दिस बी अपॉन म्यू नॉट इज दिस, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ओके। अब अगर कोई आपसे ये पूछ दे, यहाँ एक सेपरेटर लगा देते हैं हम लोग, राइट, ये बात यहाँ खत्म हो गई। अब मैं यहाँ कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे, लुक एट दिस। अगर मैं ये पूछ दूं मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपसे पूछ दिया जाए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछ दिया जाए, आपने यहाँ नोटिस किया कि जो ये एच वेक्टर और बी वेक्टर है, ये तो मैं बता दिया कि दे आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी, और
एच का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? सो यूनिट ऑफ एच की अगर बात करें, आई मीन बिफोर आई गो टू दिस, यहाँ पे आपको यूनिट पढ़ाने से पहले मैं यहाँ आई मीन वहां ये वाली बात बताने से पहले मैं यहाँ यूनिट पढ़ा देना चाहता हूँ, वरना निकल जाएगी बात दिमाग से। यूनिट ऑफ एच की बात करें, ये क्या होगा? व्हाट इज यूनिट ऑफ एच? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड और अपॉन म्यू। और जो आपने देखा बी अपॉन म्यू, ये आगे आ रहा था एन आई, यानी कि जो एन आई का यूनिट होगा वही इस एच का यूनिट होगा। एन क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये पर मीटर है, और ये क्या एम्पियर है, यानी कि एम्पियर पर मीटर। व्हाट इज दिस? एम्पियर पर मीटर। ओके फाइन। और अगर आप यहां से देखें तो आपको पता है कि न्यूटन, आपको ये, चलो मैं ये आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो एच, इस बी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जानते हैं न्यूटन एम्पियर मीटर लिखते हैं हम लोग, एम्पियर मीटर लिखते हैं, एम्पियर मीटर लिखते हैं उसको, न्यूटन एम्पियर मीटर लिखते हैं हम लोग। इसके बीच में यहाँ पे एक डॉट डाल देते हैं, न्यूटन एम्पियर मीटर। और इसको क्या लिखते हैं भाई? म्यू को क्या लिखते हैं? म्यू को हम लोग लिखते हैं न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो आप बताओ, न्यूटन न्यूटन कट गया, ये एम्पियर ऊपर चला गया, तो ये एच का यूनिट क्या आ गया? एम्पियर स्क्वायर। नीचे क्या आ गया? एम्पियर मीटर। तो आप सॉल्व कर दिए तो क्या आ गया जी? एम्पियर पर मीटर। तो समझ में आया? ये एच आ गया। तो ये एम्पियर पर मीटर हो गया, ये इसका यूनिट हो गया। तो डायमेंशन क्या हो गया इसका? अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो गया जी? दिस इज m0 l-1 t0 और a। लो भाई, ये इसका डायमेंशन हो गया, इसका h का। ओके फाइन। अब अगर आप यहां देखें तो आपको याद होगा कि जो मोनोपोल होता था, यानी कि जो पोल स्ट्रेंथ होता था, वो हम लोग क्या पढ़ते थे? एम्पियर मीटर पढ़ते थे, और नीचे क्या है? यहाँ मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर करोगे तो कट के क्या आ जाएगा? एम्पियर पर मीटर आ जाएगा ना। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब यहाँ देखो, अब मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ आइडियल वेक्टर। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, भाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ आइडियल वेक्टर क्या होगा, या किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से कहीं कोई रिजल्ट पूछ दे, भाई ये भी बताया जा सकता है। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ आइडियल वेक्टर की बात कर रहे हो, तो भाई आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? मैग्नेटिक आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो आपने पढ़ा म्यू नॉट आइडियल। यस, म्यू नॉट आइडियल। सपोज कर लो आप यहाँ से आर डिस्टेंस पे और 90 डिग्री एंगल लगा के कर रहे हो। सो पहले म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, यही पढ़ा होगा ना आपने। एंड इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर ये थीटा 90 डिग्री होगा तो ये बी का मॉड है। सो दिस बी इज इक्वल टू हाउ मच? म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, साइन 91 रख दिया, साइन 90 इज इक्वल टू 1 रख के ऐसे सॉल्व कर दिया। तो जो ये रिजल्ट आया हमारे पास, अब अगर इस बी अपॉन म्यू नॉट कर दूं मैं, तो ये क्या बना? आई डी एल अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ देखो, आई एम्पियर, डीएल मीटर हो गया, अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? व्हाट इज दिस नाउ? यानी कि इसके वजह से आ गया। तो अगर हम किसी स्टेट करंट करिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r हमने पढ़ा है। सो बाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, यानी कि बी अपॉन म्यू नॉट कर देंगे तो क्या आ जाएगा वहां पे? आई अपॉन 2 पाई r। वो क्या बन जाएगा भाई? उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बन जाएगी। सो व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी? Ability of a magnetic field to magnetize a material is measured by magnetic intensity, and that is called H vector, and that H vector is, you see here it becomes something else, H comes, यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ H की वैल्यू कुछ और आ रही है। और हर वक्त ये ध्यान रखना कि H का डायरेक्शन B वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो ये यहाँ पे मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है आपको कि डायरेक्शन ऑफ H, डायरेक्शन ऑफ H इज सेम एज दैट ऑफ B वेक्टर। क्लियर हो गया जी? तो हम लोगों ने मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, ये पहला टर्म तो बड़े अच्छे से समझ लिया। अब आपको लेके चल रहा हूं मैं अगले टॉपिक की तरफ। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और हम लोग इसको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। क्या चीज है? जरा देखो, मैंने आपको यहाँ पे इस जगह पे बताया कि ये एक बार है, किसका? मैग्नेटिक मटेरियल का था। उसको हमने बाहरी फील्ड में लेके आए। जब बाहरी फील्ड में लेके आए तो मैग्नेटाइज हो गया, अंदर की फील्ड, बाहर वाली फील्ड
प्लस इसके अंदर में जो मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट सब अरेंज हो गए, उनकी वजह से भी जो फील्ड होगा वो सब मिलकर के यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे फील्ड इन दोनों की वजह से लिया जाएगा। करेक्ट, ऑल राइट। लेकिन नोटिस किया जो अगला टॉपिक है वो क्या लिखा रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि किस हद तक ये मैग्नेटाइज हुआ है, यानी कि बाहर वाले फील्ड ने इसको किस हद तक मैग्नेटाइज किया। वी वांट टू मेजर इट, वी वांट टू क्वांटिफाई इट। हम मेजर करना चाहते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, किस हद तक मैग्नेटाइज किया। भाई इस जितना फील्ड आपने यहाँ लगाया इससे भी और बड़ा फील्ड लगा दो तो और ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, और बड़ा फील्ड लेके आओ तो और मैग्नेटाइज हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसको हम पढ़ रहे हैं। एंड यू नो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि ये जो बाहर का फील्ड लेके आओगे और बड़ा कर दोगे और बड़ा कर दोगे तो उस पर तो डिपेंड करेगा ना, करेगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। जरा देखते हैं हम लोग। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये भी वेक्टर है भाई, और इसको हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहते हैं। तो सपोज कर लो आपने एक कोई बार लिया था मैग्नेटिक मटेरियल का जो अनमैग्नेटाइज था, उसको आपने बाहर के किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल करके उसको आपने मैग्नेटाइज कर दिया। तो जब उसको आपने मैग्नेटाइज कर दिया तो उसके डाइपोल्स अरेंज हो गए। तो जब डाइपोल्स अरेंज हो गए तब राइट, मैं इन बातों को लिखने की जरूरत तो नहीं है कि ये किया तो वो हो गया। आई होप आप सुन रहे हैं आप ये सारी बात। तो अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करें यहाँ पे, चलो एक सिंपल सी बात मैं लिखना चाहूंगा। वी नो दैट वी नो दैट when unmagnetized when unmagnetized bar of magnetic material material is placed under place in a placed under influence of under influence of या placed in, हाँ ठीक है, influence of influence या placed under influence of external magnetic field magnetic field field it gets magnetized magnetized right. measure of measure of extent extent of magnetization measure of extent of magnetization is done by a term called intensity of magnetization। इसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्लियर है पॉइंट। ओके जी, नाउ द पॉइंट इज इसके लिए एक नोटेशन हमें फिक्स करना है। जैसे हमने उसके लिए एच फिक्स कर दिया, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एच तो सर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो भाई अलग अलग जगह पे हमने अलग अलग उन्हीं अल्फाबेट से हमें काम चलाना है, तो आपको हर जगह समझना पड़ेगा ना कि अच्छा यहाँ पे ये इस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो अभी आपने पढ़ा है जिसको हम एच कह रहे हैं, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है इस जगह पे। सो बी वेरी अवेयर अबाउट इट। ओके, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी बुक एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसके लिए इन्होंने एक लेटर यूज किया है, एम वेक्टर, कैपिटल एम यूज किया है। आई डोंट लाइक टू यूज दिस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हम लोग कैपिटल एम यूज करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। किसके लिए? मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। तो क्यों ना एक दूसरा लेटर यूज कर लिए। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए मैं इसके लिए अगर कैपिटल एम यूज करूंगा ना तो यहाँ मुझे टर्म को समझाने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग एक सहूलियत के लिए एक दूसरा अल्फाबेट यूज कर लेते हैं। लेट्स यूज आई, एंड बहुत सारे ऑथर्स आई यूज करते हैं, नॉट ओनली मी, मेनी पीपल यूज, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है जी, तो यहाँ पे इन आई यूज करने जा रहे हैं। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन
क्या मैंने बोला? मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डन बाय अ टर्म कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई वेक्टर. क्या जी? आई वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है पॉइंट? आई वेक्टर से हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया. चलो जी, अब ये आई होगा क्या? तो ये होता क्या? दिस आई इज डिफाइंड एज, दिस आई वेक्टर is defined as defined as defined as magnetic net magnetic moment, net magnetic moment movement net magnetic moment per unit volume, per unit volume of magnetic material. magnetic material. बच्चा समझ में आया? अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आपने लिया है और उसको आपने मैग्नेटाइज कर दिया, तो उस मैग्नेटिक मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है, मींस कितने डाइपोल्स अरेंज हो गए. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. सो आई इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. तो मैं आपके लिए यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक रिंग ले रहा हूँ. लेट सपोज मैंने एक रिंग ले लिया ऐसे. अब ये जो रिंग लिया, अगर ये रिंग पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुको मैं थोड़ा मोटा रिंग लेता हूँ. लेट्स सी, कोई चांस नहीं लेना चाहता. लेट सपोज कि मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ, आपको पक्का दिखेगा. सो सपोज मैंने इस तरीके का एक रिंग ले लिया. अब इस रिंग में ही जो रिंग लिया, तो इस रिंग के अंदर, इस रिंग के अंदर या ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? दिस ऑल आर, दिस ऑल आर व्हाट? ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है. ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है. तो भाई आप सपोज कर लो आपने कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम चूज कर लिया. अब इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया भाई? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो इसके अंदर आएगा, और आपने वॉल्यूम वी चीज चूज किया था, तो वी वॉल्यूम के अंदर इतना मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम कर दो, हो जाएगा सॉल्व. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. तो इसको मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि दिस आई वेक्टर, लेट मी यूज दिस कलर, दिस आई वेक्टर, ये जो आई वेक्टर है, सपोज कर लो आपने ये मैग्नेटिक मटेरियल लिया था, उसको आपने किसी एक्सटर्नल फील्ड में लेके आए और मैग्नेटाइज कर दिए. मैग्नेटाइज कर दिए मतलब कुछ इस तरीके से इसको मैग्नेटाइज कर दिए. अब मैग्नेटाइज हो जाने के वजह से यहाँ इसका एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आप ऐसे कर लो, सपोज कर लो इस पूरे मैग्नेटिक मटेरियल का एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया. सो इट इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लिया गया है. सपोज कर लो मैंने यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एम वेक्टर ले लिया और डिवाइडेड बाय वी टोटल कर दिया. तो अब अगर इस पूरे का मैं एम ले लिया और वी टोटल से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है? यानी कि पूरे का मैग्नेटिक मूवमेंट ले लिया, यानी कि एम नेट ले लिया पूरे को. और अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं, तो अब ये क्या जो आएगा, दिस इज कॉल्ड आई, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आएगा. अब इस नेट यानी कि ये इस पूरे का लाइक दिस एम इज नेट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने लिख दिया इसका. एक मिनट, ये दूसरे के बाउंड्री में जा रहा है, तो मैं इसको दूसरे के बाउंड्री में जाने देना नहीं चाहता. सो व्हाट आई मीन टू से इज, आई वांट टू से दैट कि यहाँ पे m मान लिया. दिस m इज व्हाट? इस m को, ये m क्या हुआ? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मान लिया इसको मैंने, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मान लिया. और v इसका टोटल वॉल्यूम हो गया. सो अगर आपने m नेट अपॉन v कर दिया, v टोटल, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ओके, एक एग्जांपल यहाँ दिखा रहा हूँ. सपोज कर लो हमने एक बार मैग्नेट लिया है और हमें उस बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ पता है, हमें पोल स्ट्रेंथ पता है, दैट इज m, और इसकी लेंथ मालूम है 2l. तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हुआ? m इंटू 2l. यस, और m इंटू 2l. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. नो, लाइक ये इसका पोल स्ट्रेंथ है, और इस पोल स्ट्रेंथ को 2l से आपने, लेट मी यूज दिस, आपको ये मैंने बताया कि ये 2l है आपका. तो अगर आपने इसको इसको इस कुछ बात समझाऊंगा, ध्यान रखना. सो दिस इज m इंटू 2l है, ये m, ये इसका 2l लेंथ हो गया, दिस इज 2l. और एक का पोल स्ट्रेंथ m है, तो m इंटू 2l ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ना भाई. इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? m इंटू 2l, दिस इज योर m वेक्टर. इस m वेक्टर का मॉड ये होगा, और डिवाइडेड बाय यानी कि m इंटू 2l इज मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया इस पूरे बार मैग्नेट का.
और डिवाइडेड बाय इसका पूरा का वॉल्यूम ले लो, तो 12 अगर आप इसका लेंथ ले लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या निकल गया है जी? सो सी लुक एट दिस हियर, 12 12 कट गया, यानी कि ये क्या है, m अपॉन ए आ गया। सो यानी कि एक बार मैग्नेट के लिए, एक बार मैग्नेट के लिए जिसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू 12 है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया ऐसे, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया भाई, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने बोला ये a है, तो मैं उसका टोटल मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, m इंटू 12, m वेक्टर का मॉड लिखा दिया, और इसका टोटल वॉल्यूम क्या हुआ, 12 इंटू a। तुम कहोगे सर ये तो 12 ये है ना जी, पूरा 12 ये होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पढ़ाया गया है लेक्चर 1 के अंदर कि बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़े अंदर होते हैं किनारे से, तो जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी छोटी होती है। बट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब अलग तरीके से नहीं दिया जाता तो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ को सेम लेके चलते हैं। सो दिस यू नो अबाउट इट, तो मैंने ये मैग्नेटिक लेंथ को ही ज्योमेट्रिक लेंथ मान करके चल रहा हूँ। सो दिस 12 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड, 12 इंटू ए, ये इससे डिवाइड किया किसको, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को, तो ये क्या आ गया m अपॉन ए। व्हाट इज m, पोल स्ट्रेंथ। तो ये क्या है जी, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब आप कुछ समझ गए होंगे कि भाई क्रॉस सेक्शन एरिया में, पूरे क्रॉस सेक्शन में जो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया का जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल यहाँ का जो पोल स्ट्रेंथ है उसको पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दिए, तो यूनिट एरिया के अंदर जो पोल स्ट्रेंथ आएगा वो क्या बना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आपको ये फील करना चाहिए, यू शुड फील दिस, कि ये किस हद तक, किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ है, उसको अगर हम मेजर करें तो यही तरीका है इसको मेजर करने का। गॉट इट नाउ? नाउ आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर, मैं यहाँ यूनिट एंड डायमेंशन आपको बताना चाहता हूँ, और क्यों बताना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो मैं यहाँ पे एक, यस, मैंने यहाँ पे एक यूज कर लिया स्पेस, यूनिट एंड डायमेंशन पे इसका चाहूंगा कि किसका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट एंड डायमेंशन सीखते चलिए। तो देखो जी, ये तो है मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर को डिवाइडेड बाई आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम, दैट इज मीटर क्यूब। तो अगर आप यूनिट निकालने जाएंगे तो आई का यूनिट क्या होगा जी, सो दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब कर दिया आपने, देख रहे हैं, मीटर क्यूब, काटने पे ये क्या आया बेटा, एम्पियर अपॉन मीटर आया, एम्पियर अपॉन मीटर। और अगर यहां से भी देखें तो पोल स्ट्रेंथ का क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, और नीचे क्या है, एरिया मीटर स्क्वायर, तो काटोगे तो यही सेम आएगा। आई होप यू गॉट इट नाउ। ओके, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन हुआ m0 l-1 t0 और a। अब आप जरा देखो इसका यूनिट और डायमेंशन जो निकाला आपने, और इन जनाब का जो यूनिट डायमेंशन पढ़ा आपने, यहाँ पे जो इसका यूनिट डायमेंशन पढ़ा, एम्पियर पर मीटर, और इसका जो डायमेंशन, डोंट यू थिंक कि जो h का जो आया डायमेंशन, h का जो डायमेंशन आया, h का जो यूनिट आया, क्या वही चीज यहाँ पे नहीं आया, किसका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब जरा गौर करो, इंटेंसिटी ऑफ एक मैग्नेटिक, एक एक अनमैग्नेटाइज मटेरियल था, उसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, उस एक्सटर्नल फील्ड में वो मैग्नेटाइज हो गया, एक्सटर्नल फील्ड में मैग्नेटाइज हो गया, तो जो वो एक्सटर्नल फील्ड ने उसको मैग्नेटाइज किया, अगर हम उस फील्ड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोलते हैं उस मटेरियल के अंदर जो फील्ड बन गया, जिस फील्ड को बनाने में मैग्नेटिक मटेरियल का भी हाथ था और बाहर वाला था, उस फील्ड को डिवाइडेड बाय उस मटेरियल की परमेबिलिटी से डिवाइड करते हैं, करेक्ट। और हम ये भी कह सकते हैं कि या तो बाहर का फील्ड ले लो और डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कर दो, आप समझ रहे हैं आप। लेकिन ये स्टार्टिंग में ये बात नहीं कही जा सकती थी, यहां से समझाने के बाद आपको समझ में आएगा कि एयर में जो मैग्नेटिक फील्ड है डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कर दो, ये बात आपने समझ लिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ का फील्ड अपॉन म्यू नॉट कर दो, या यहाँ अंदर जाकर के जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा, डिवाइडेड बाई उस मटेरियल का परमेबिलिटी से डिवाइड कर दो, तो दोनों केस में एच आएगा। ओके, और जो ये एच आया, वो उस एच की जो यूनिट एंड डायमेंशन है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जिस एक्सटेंट तक ये हो रहा है, जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, उसका भी यूनिट क्या है, सेम है।
ये दोनों बात समझ में आ गई होगी आपको? ओके। अब ये इन दोनों बातों को समझने के बाद, ये दोनों टर्म को समझने के बाद, मैं आपको एक टर्म और बताना चाहूंगा पहले, राइट? एक टर्म पहले आपको और समझाना चाहूंगा, और फिर देखते हैं कि इन सब को आपस में कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल यहां तक तो ये बात समझ में आ गई कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये होता है। अब हम लोग एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इज दैट ओके नाउ? अब ये ग्रीक लेटर वर्ड है, ग्रीक अल्फाबेट है आई शुड से, एंड ग्रीक अल्फाबेट है कुछ इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड व्हाट वी कॉल इट CHI। बहुत अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान के बहुत सारे टीचर्स प्रोनाउंस करते हैं। somebody कॉल इट ची, somebody कॉल इट चाई, कुछ लोग इसको काई पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको की पढ़ते हैं। यस, सो सबसे जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है इसका वो है काई। दिस इज काई, यू कैन फाइंड दिस, काई इज द वे टू प्रोनाउंस इट। मोस्ट पीपल डू इट काई, और कुछ लोग इसको की पढ़ते हैं, दैट इज की। सो काई एंड की यूज करता है, बट मैंने आपको बताया कुछ लोग उसको ची भी पढ़ते हैं और चाय भी पढ़ते हैं। सो दिस इज द ग्रीक अल्फाबेट। दिस इज 22nd नंबर अल्फाबेट, यानी कि ग्रीक के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें ये 22nd पोजीशन पे, 22वें पोजीशन पे। सो दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो जो ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी? अब मैं आप सबके सामने एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि यहाँ पे वो इस एग्जांपल को पहले रखते हैं कि भाई एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, सुनोगे इस एग्जांपल को ध्यान से, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बट वो ही इज समहाउ नॉट मोटिवेटेड, राइट? वो किताब खुद पढ़ करके समझ सकता था, बट समहाउ वो अपने ही कंफ्यूजन में फंसा पड़ा है। हमने क्या किया, उसको एक बड़े अच्छे टीचर के पास लेके गए। उस बड़े अच्छे टीचर ने क्या किया, उसके कंफ्यूजन को दूर कर दिया, उसको पूरी तरीके से अलाइन कर दिया, और अब वो बच्चा पूरी तरीके से फोकस होने लगा, और जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी समझ रहा है, और जो खुद पढ़ के समझ रहा है वो भी समझ रहा है। करेक्ट? अब उस बच्चे का सक्सेस और अचीवमेंट देखने लायक बन गया। इज दैट ओके नाउ? तो सबसे पहली बात तो ये पूछो कि उस अच्छे टीचर ने किसको अच्छा बनाया? अच्छे स्टूडेंट को बनाया या बहुत बुरे स्टूडेंट को अच्छा बना दिया? अरे जो पढ़ना लिखना नहीं चाहता उसको अच्छा टीचर भी कोई क्या कर सकता है? नथिंग कैन बी डन। सो यानी कि एक अच्छा टीचर अच्छा रिजल्ट ला सकता है, उसके लिए उस स्टूडेंट का के अंदर वो इंटरनल कैपेबिलिटी होना चाहिए, वो इंटेलिजेंस होना चाहिए, ताकि वो अच्छा टीचर अपनी तरीके से उस चीज को बना सके। यानी कि हियर इन दिस केस, वो अच्छा स्टूडेंट का मतलब क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। वो कंफ्यूजन में था, मतलब वो अनमैग्नेटाइज था, मतलब वो क्लोज चेन अरेंजमेंट में था। बाहरी किसी टीचर के इन्फ्लुएंस में लाया गया, यानी कि बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके आया, और अब उसकी अचीवमेंट काफी अच्छी हो गई, यानी कि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। और उस अच्छी अचीवमेंट में किसका किसका कंट्रीब्यूशन है? उस बाहर वाले बंदे का, बाहर टीचर का, और उस अच्छे बच्चे का, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। कोई डिनाई करेगा इस एग्जाम्पल में? होना नहीं चाहिए। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग लेके आगे चलते हैं। तो अब अच्छा बच्चा तो अलग अलग तरीके का होता है, कोई बहुत ही अच्छा बच्चा है, कोई अच्छा बच्चा है, और कोई जीनियस है, और उस सबको एक टीचर पढ़ा रहा था। तो भाई अलग अलग बच्चे, और सपोज करो उसी क्लास में कोई ऐसा भी बच्चा है जो वो पढ़ना ही नहीं चाहता। वो टीचर की पढ़ाई जब वो कराता है तो वो एक तरीके से न्यूसेंस क्रिएट करता है, और वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो नाउ लुक एट दिस, कि एक मटेरियल जो लेके आते हैं आप, ये एक मटेरियल लिया आपने, और इस मटेरियल को आपने देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 ये से मैग्नेटिक फील्ड में लगाया। फिर इस मटेरियल को आप इसमें लेके आए, तो जरा आप देखो इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा दिखा रहा हूं मैं, और इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैंने क्या दिखा रखा है? कम दिखा रखा है। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट हियर। ठीक है जी? तो इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जबकि ये सेम शेप एंड साइज का है। तुमको अगर इसका साइज थोड़ा कम दिखा रहा है तो आई एम सॉरी, दैट्स नॉट आई मीन टू से दैट, कि साइज इसका सेम मान के चलना। चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसकी साइज को आपके लिए बराबर दिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका ये कंफ्यूजन हट जाए। ठीक है जी? सो अब ये मान के चलना कि ये सेम साइज का है। ओके, ये सेम साइज का हो गया, राइट? सेम साइज का लेके चलना। और इसका साइज भी अब थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये साइज अलग अलग है। अब ये तो समझ गए, मेरे इस एक्टिविटी से आपके दिमाग में ये बड़ा क्लियर हो गया कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि इन सबका साइज सेम है। तो ये जो मटेरियल है,
ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, इन सबको सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। लेकिन देख रहे हैं इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा है, इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम है, और इसका एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन देखो जो लगाया गया इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया जी। यू आर गेटिंग इट नाउ? ऐसे भी मटेरियल होते हैं भाई। यानी कि ये वही है कि एक अच्छा टीचर पढ़ाने, आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी मैं आप जब ये लेक्चर प्रीमियर हो रहा होता है तो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कमेंट लिखने के लिए, एंड दे से डिसलाइक इट, और दे कम एंड डू समथिंग एल्स। तो वो क्या है, वो ऐसे मटेरियल है कि वो आते भी हैं मैग्नेटाइज होने के लिए, बट वो उल्टे ही ऑर्डर में लगे होते हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो नाउ द पॉइंट इज कि ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल हमने यूज किया है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, लेकिन सबके अलग अलग एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इस मटेरियल के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो इससे ज्यादा है। तो क्यों है? क्योंकि इसमें इस मटेरियल का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई। भाई इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो होगा न्यूक्लियस के अराउंड, वो दूसरे वाले से डिफर करता होगा। दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। अगर ये दोनों मैग्नेटिक मटेरियल हैं, इसका मतलब इन दोनों के अंदर भाई इनके जो एटम, इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, वो एटॉमिक डाइपोल्स, मॉलिक्यूलर डाइपोल्स हैं, बट एक में ज्यादा हो रहा है और एक में कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा। ओके फाइन। तो जब हम इस मटेरियल को इस एक्सटर्नल फील्ड में लेके आते हैं तो वो ज्यादा एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन शो करता है। इसका मतलब कि इस मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो एक इंडिविजुअल मटेरियल का, एक मटेरियल है, वो मटेरियल कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि कितना जल्दी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओरिएंट हो जाता है, वो उस मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इज दैट ओके नाउ? सो इट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अगर हम इस की बात करें, इट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल एंड इट डिपेंड्स समहाउ ऑन टेम्परेचर। ये जो काई है समहाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस टेम्परेचर पे जो इसका डिपेंडेंस है, इसके बारे में हम लोग एक लॉ है, क्यूरी लॉ है, उससे रिलेटेड है, बट उसको हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। जब पैरा फेरो एंड डाई मैग्नेटिक आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे उसको कवर करेंगे। सो नाउ हियर आई मीन टू से दैट ये जो काई है, ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैं इसके बारे में जो कुछ लिख रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। इट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इट इज द characteristics of, it is the characteristics of material, it is the characteristics of magnetic material, magnetic material, it is the characteristics of magnetic material, and it depends upon, and it depends upon temperature, somehow temperature पे depend करता है। ठीक है जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑल राइट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो चलो, यहां हमने इतनी बात कर दी। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसको, एक तो तरीका ये समझने का, दूसरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम लोग कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। पहले यहां देखो, तो इसका मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो किस बात पे डिपेंड करता है? इस मैग्नेटिक मटेरियल का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, उस पर डिपेंड करता है। इज दैट ओके? लेकिन अब आपसे एक दूसरी बात पूछ रहा हूँ कि क्या अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को और बढ़ा दूं तो क्या एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जैसे यहाँ पे ये मटेरियल और इस मटेरियल को मैंने लिया, तो इस मटेरियल में और यहाँ पे दोनों जगह सेम फील्ड लगाया है मैंने, और यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो ज्यादा है और यहाँ कम है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहाँ ज्यादा और यहाँ कम है। लेकिन मैं इस मटेरियल के इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को भी इसके बराबर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बाहर जो ये फील्ड था, उस फील्ड की वैल्यू को और बढ़ा देता हूँ, और बढ़ा देता हूँ, और बढ़ा देता हूँ। हो सकता है कि ये इसके बराबर आ जाए। जरूर है ना? इसका मतलब कि अंदर का जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो जो जो बाहर का जो हम फील्ड लेकर के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट? अब जरा देखो, तो वो जो आई है, दिस आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, वी नो दैट। अब यहाँ पे लिख रहे हैं वी नो दैट। अब हमने ये समझ लिया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ये जो टर्म डेवलप किया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो भाई किसी मैग्नेटिक फील्ड की जो एबिलिटी टू मैग्नेटाइज होती है उसको हम एच से मेजर करते हैं कि वो कितना मैग्नेटाइज कर पाता है, उसको एच कहते हैं। करेक्ट? ये बात समझ में आ गई? ओके। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी हमने देख लिया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि किस हद तक डिपेंड करेगा। तो भाई जो आप फील्ड लगाओगे उस फील्ड का एच कितना है, यानी कि वो कितना मैग्नेटाइज
कर पाता है, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, यानी कि जो फील्ड के अंदर आपने रख के उसके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को बढ़ा रहे हो, उस फील्ड का मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है. सो वी नो दैट कि दिस आई प्रोपोर्शनल टू एच. ये बात समझ में आ रही है कि भाई मैंने बोला कि अगर मैं इस फील्ड को बढ़ाता जाऊं, मतलब क्या हुआ, एक ऐसा फील्ड लेके आऊं जो कि जिसके मैग्नेटाइजिंग एबिलिटी ज्यादा हो जाए, तो इसको वो ज्यादा मैग्नेटाइज करे ताकि इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाए. तो हम उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहना चाह रहे हैं, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करें, एच से रिप्रेजेंट करें. गॉट इट नाउ. हियर वी आर नॉट राइटिंग बी. what physical quantity we are using, we are using a physical quantity which is not b, that is b upon mu naught or b upon mu. Is that okay now? यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात हो रही है, यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो उसकी एबिलिटी टू मैग्नेटाइज है उसकी बात हो रही है. तो दिस आई प्रोपोर्शनल टू एच. अब ये जो I proportional to H है, we know that I proportional to H. Yeah, obviously it's very logical. So this I is equal to what? तो यहाँ पे हम ये साइन यूज करते हैं और यहाँ पे H लिख देते हैं. And this is called magnetic susceptibility of material. Magnetic susceptibility of material. So this chi is magnetic susceptibility of material. So I is equal to chi into H, and this is magnetic susceptibility of material. तो अब देखो, अभी आपने पीछे पढ़ा कि जो I है उसका यूनिट, और अभी आपने पीछे पढ़ा H जो है उस H का यूनिट सेम है. करेक्ट. इसका मतलब ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो डायमेंशन. सो यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें, सो chi is having no unit, having chi is having no unit or dimension because it is ratio of similar physical quantity, ratio of similar similar physical quantities, ठीक है. और मैंने ऊपर लिख ही दिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक से बेटा उस मटेरियल का वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. एनीवे, सो दिस आई इज इक्वल टू दिस. अब यहां से ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, यानी कि एक अच्छा स्टूडेंट एक ऐसे अच्छे टीचर से, यानी कि अच्छा टीचर मतलब जिसके अंदर टीचिंग एबिलिटी ज्यादा है, यानी कि स्टूडेंट के ज्ञान वर्धन करने की एबिलिटी ज्यादा है, तो वो उस टीचर का, अच्छा टीचर का मतलब गुड लुकिंग नहीं ना, उसके टीचिंग स्किल की बात हो रही है. तो उसकी जो टीचिंग स्किल की बात हो रही है, दैट इज बीइंग मेजर्ड बाय एच. सो दैट्स व्हाट, यानी कि मैग्नेटाइजिंग एबिलिटी की बात हो रही है. तो जो वो मैग्नेटाइजिंग एबिलिटी है दैट, और जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, समहाउ दे आर रिलेटेड. भाई ज्यादा अगर एच वाला होगा तो आई बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आई सीधा सीधा एच पे डिपेंड करता है, बट इसके अलावा एक और फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, उस मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल उस चीज को कितना अच्छे से ग्रास्प करता है. सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी. So I is equal to chi into h. So and ये आपने इसका यूनिट डायमेंशन समझ लिया. तो यहाँ से दिस chi can be written as I upon h. अब यहाँ एक डेफिनेशन आप चाहो तो बना सकते हो यहाँ पे, क्या कि this is magnetic susceptibility is defined as a ratio of intensity of magnetization per unit magnetic intensity. Can we say that? So in like magnetic susceptibility susceptibility of a material is defined as in defined as a ratio of, yeah, defined as intensity of intensity of magnetization intensity of defined as intensity of magnetization for for unit magnetic intensity, right. Magnetic susceptibility of a material is defined as intensity of magnetization. अब देखो यहाँ पे फॉर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी ठीक लग रहा है, बट इसमें
रेशियो अगर हम लिखेंगे तो इसका यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होने का चांसेस है, वरना इसमें ऐसा लग जाएगा कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसका जो यूनिट होगा वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जैसा हो जाएगा. सो डिफाइंड एज रेशियो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट, डिफाइंड एज, यहाँ से ये रेशियो हटा देते हैं, डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी कर दिया हमने. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. बच्चा लोग समझ गए. अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, गंदा नहीं लिखना चाहिए. सो इट इज रिमूव हियर. तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये टर्म भी समझ लिया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अब मैं आपको चाहूंगा कि आप इस पे जरा गौर करो. इतनी बात तो समझ गए. यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया रखा मैंने. मैंने यहाँ बताया कि इट इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. तो ये एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम है, ये टंगस्टन है, ये कॉपर है, ये गोल्ड है. अब आप यू कैन फाइंड मेनी बुक्स, हर बुक में बड़े सारे टेबल दे रखे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का. अब जरा गौर से देखो, एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का और टंगस्टन का प्लस में है, प्लस में है, प्लस में. और कॉपर एंड गोल्ड का आप देखो माइनस में. ये माइनस और प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फील्ड आपने लगाया है उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो डायरेक्शन होगा, यानी कि if the sky is positive, then I and H will have same direction. यानी कि जो H का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन I का होगा. और H का डायरेक्शन क्या होता है? B का डायरेक्शन होता है. एनी डाउट? H हैज अ डायरेक्शन ऑफ B एंड I का डायरेक्शन क्या होगा? H के डायरेक्शन में होगा if chi is positive. But if chi is negative, then I will have a direction opposite to H, means opposite to the field which is going to influence it. तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने फील्ड ऐसे लगा रखा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आई का डायरेक्शन है किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में. इसका मतलब ये कौन सा मटेरियल है जिसका काई क्या है? नेगेटिव है. सो आई वाज गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट हु इज क्रिएटिंग हिंड्रेंस इन द क्लास, राइट? सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. यानी कि हमें अपने नेचर में, आप देख रहे हैं कॉपर, गोल्ड, ऐसे बड़े सारे आपको बुक में मिल जाएंगे एनसीईआरटी का. लुक एट द टेबल. और अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पे दिखा रखा है. एंड इफ यू लुक एट दिस, कि ये मैंने यहाँ पे आयरन का एग्जांपल नहीं दिया. ये आयरन की बात नहीं हो रही है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आयरन हियर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट निकेल एंड कोबाल्ट हियर. वी आर टॉकिंग अबाउट, आगे आप पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक. So the sky help us to understand. Hello, listen it very carefully. The sky help us to understand those magnetic material which are not ferromagnetic. तो जो मतलब paramagnetic materials, paramagnetic. When we say paramagnetic, चलो we'll talk about these terms better in the next lecture. So here the focus is कि जिन materials का chi positive है, जिन materials का chi positive है, वो उनका जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो एच के डायरेक्शन में, यानी कि बी के डायरेक्शन में है. और जिनका काय नेगेटिव है भाई, उनका जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन टू एच है, यानी कि बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में. सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी समझ में आ गया आपको. और आपने ये समझ लिया इसका यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं होता और उसकी वैल्यूज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. अगर टेम्परेचर हम चेंज कर देते हैं, सो प्लीज अंडरस्टैंड, जरा ये बात समझना है आपको, कि अगर मैं इस टेम्परेचर को बढ़ा दूं, सपोज ये मटेरियल है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इसका डिसऑर्डर क्या हो जाएगा? जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो खत्म हो जाएगा. इसके अंदर रैंडमनेस आ जाएगी. तो इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो आई कम हो जाएगा. जबकि एच सेम रखा हमने, तो यानी कि काई क्या हो गया? कम हो गया. तो टेम्परेचर बढ़ाने से काई की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज होने लगती है. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. यस, जस्ट फॉर अ while. So now we have understood this magnetic susceptibility. uh, और अब हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी अच्छे से समझ लिया है और एच भी समझ लिया. इन सारे टर्म्स को तो हमने समझ लिया. अब हम लोगों को एक नया चीज, यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी पढ़ने से पहले हमें इनको आपस में, इन तीनों को रिलेट करना आना चाहिए. वी शुड नो हाउ टू रिलेट देम. सो नाउ लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर. नाउ रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तो क्या हमने यहाँ पे कोई रिलेशनशिप बनाया? तुम कहोगे हाँ सर, आई और एच के बीच में ये रिलेशनशिप है ही ना, और ये जो आई और एच के बीच में ये रिलेशनशिप है, तो इसी रिलेशनशिप से हम लोग काम चला लें. दिस इज हाउ वी कैन डू इट. बट yeah, that's okay, this relationship is there, but we need to understand little more.
अगर हम मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी को पढ़ना चाह रहे हैं, या रिलेटिव परमिएबिलिटी हमारा अगला टॉपिक है। यू अंडरस्टैंड, मैग्नेटिक जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको हमें पढ़ना है। तो इसको समझने के लिए हमें आई और एच के बीच में एक अलग तरीके के रिलेशंस की काम करनी होगी। जरा गौर से देखना। अभी सबसे पहले हम लोगों ने एक बात कही यहाँ पे, ये एक फिगर बना लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक फिगर बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। यस, सो नाउ टू अंडरस्टैंड दिस आई हैव मेड द फिगर फॉर यू। अब जरा बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस जगह पे लेके जाना चाहूंगा। लेट्स सी हियर, like we know that it is a vector physical quantity and this h is like b upon mu। मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर आपने कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया और बाहरी फील्ड में लेके आया, मैग्नेटाइज हो गए, तो अब इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि ये बाहर वाले की वजह से जो बाहर वाला फील्ड है वो, और फिर ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अरेंज हो गए वो भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। उन दोनों की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को म्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा। यू वी ऑल नो अबाउट दिस, ओके। मैं इसी चीज को वहां ले जाके लिखने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, राइट, लुक एट दिस हियर। तो मैंने लिखा वी नो दैट, ध्यान से समझना है, वी नो दैट कि B इज इक्वल, आई मीन H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू। भाई ये आपने मटेरियल लिया है और इस मटेरियल की परमिएबिलिटी होगी, दैट इज H इज इक्वल टू, यानी कि दिस H वेक्टर इज इक्वल टू B अपॉन म्यू हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी बच्चा लोग। नाउ द पॉइंट इज, अब अगर ये H वेक्टर इज इक्वल टू B अपॉन म्यू लिखा हुआ है और ये B क्या है, वेयर दिस B वेक्टर इज व्हाट, वेयर दिस B वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहा हूं यार, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, नॉट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड मैग्नेटिक मटेरियल। बीज नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड मैग्नेटिक मटेरियल, इनसाइड मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। इतनी बात तो हम जान समझ गए कि दिस H इज इक्वल टू B वेक्टर अपॉन म्यू, दैट वी नो दैट। और ये जो होना चाहिए कि भाई ये B इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट वी ऑल्सो नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट बट वी ऑल्सो नो दैट कि ये जो B है, ये जो B वेक्टर है वो किसके वजह से है। एक तो ये B एक्सटर्नल जो था, बाहर का फील्ड जो आपने लगा रखा था, प्लस B जो होगा वो किसके वजह से, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू ड्यू टू मैग्नेटाइज सो मैग्नेटाइज मटेरियल की वजह से, और दोनों को मिला करके होना चाहिए भी, ओके। अब जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बी एक्सटर्नल जो है, और जो बी है, ये इन दोनों का सम हो गया, करेक्ट, ऑलराइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हमें इसके बारे में, सपोज कर लो कि दिस, ये जो बी एक्सटर्नल है, मतलब यहाँ की बात करें तो बी एक्सटर्नल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट, ये क्या होता है, एच होता है। यस, दैट दैट इज ऑल्सो नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट कि अगर यहाँ पे आप निकाल रहे थे तो बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट करते तो एच आ जाता। दैट इज ऑल्सो ट्रू, वी ऑल्सो नो दैट कि अगर आप बाहर यहाँ पढ़ रहे होते तो यही करते, बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट, यानी कि एच वेक्टर आना चाहिए, यही वाला एच आना चाहिए, ओके। और अभी आपने देखा कि जो बी ड्यू टू मैग्नेटाइज, यानी कि जो ये फील्ड है, ये मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटाइज मटेरियल की वजह से जो फील्ड आया, उसका तो कोई फॉर्मूला आप अलग से नहीं जानते, कोई बात नहीं, जरा गौर करिए आप। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को तो जानते हैं, करेक्ट। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आपने जाना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जिसको आप जानते हैं, करेक्ट, यू नो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। अरे हाँ या ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों का यूनिट सेम है या नहीं है, यानी कि दोनों ऑलमोस्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी है, यस। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से, यानी कि मैग्नेटाइज मटेरियल की वजह से फील्ड जाना चाहते हो और उसका इंटेंसिटी आपको पता है, तो आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फील्ड आ जाएगा। आपको समझ में आया मेरा मेरा पॉइंट। आपने देखा यहाँ एच आपको मालूम है, एच और आई सेम होता है। एच क्या होता है, बी अपॉन म्यू नॉट, बी अप्लाइड अपॉन म्यू नॉट। दिस हैपेंस, एनी डाउट अबाउट दिस, नो। तो
आप क्या चाह रहे हो कि मैग्नेटिक मटेरियल के वजह से जो फील्ड है वो कितना होगा, वो कितना होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. सो आई एम सेइंग दैट कि अगर मैं एंड आई इज इक्वल टू दिस इंटू एच, आपने अभी पढ़ा आई इज इक्वल टू चाई इंटू एच, और ये प्लस होगा या माइनस होगा, दैट वी ऑल्सो नो अबाउट इट. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. और अगर एच में म्यू नॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो बी एक्सटर्नल आएगा, और ये आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है. तो अगर मैं इस आई में इफ आई को इस आई को इस आई को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, म्यू नॉट इंटू आई कर दूं, तो ये क्या आना चाहिए, यानी कि म्यू नॉट इंटू दिस चाई इंटू एच, ये ऐसे आना चाहिए. ये क्या फिजिकल क्वांटिटी होगा, ये आएगा बी ड्यू टू मैग्नेटाइज मटेरियल, ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड मटेरियल. आपको इस बात को समझना पड़ेगा. वी नो दैट H is equal to B upon mu, correct? Where B vector is net magnetic field intensity inside magnetic material. Magnetic field intensity is B vector. Yes, magnetic field का magnitude न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कुछ और होता है, वो ये है. तो हम इसको या तो बी वेक्टर अपॉन म्यू से ले लेंगे, और अगर हम परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस मालूम है हमें, तो हम वहां पे अगर बी की वैल्यू जो वहां पे बी होता होगा, यानी कि जो वहां देखो यहाँ बी वेक्टर लिखा मैंने, दिस बी इज बी एक्सटर्नल एंड बी वेक्टर से लिखा, और ये बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट करेंगे तो भी ये चाहेगा. यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला बी नहीं लिखा मैंने, बी एक्सटर्नल लिखा है, अपॉन म्यू नॉट किया तो ये चाहेगा. और आपने देखा कि आई और एच ये भी आपस में ऐसे रिलेटेड होते हैं, डिपेंड करता है कि ये चाई प्लस है या माइनस, उसके हिसाब से ये डायरेक्शन अपोजिट होगा और सेम होगा. तो अगर एच को यहां से देखो, एच को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने पे, इस एच को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आता है. तो और आई और एच सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या मैं इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, यानी कि टॉक्स अबाउट दैट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है. तो इसमें अगर मैं म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि म्यू नॉट इंटू चाई इंटू काई इंटू एच लिख दूंगा, तो ये क्या आएगा, बी ड्यू टू मैग्नेटाइज मटेरियल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा. अगर आपके दिमाग में लग रहा है नहीं आएगा तो आपको ये मानना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, क्योंकि ये और ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है, दे हैव सेम यूनिट सेम डायमेंशन. सो इफ दिस इनटू दिस एग्जिस्ट, तो इसका मतलब इसमें अगर मैं म्यू नॉट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना चाहिए. कोई डाउट है तो बताइए, होना नहीं चाहिए. सो ये चीज यहाँ पे आ गया, ये जो स्ट्रोक खेला गया, यानी कि इसमें ये मल्टीप्लाई करके जो किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. तो मैंने इसको आपको काफी चाहूंगा कि आप इसको गौर से समझें, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे साइड बना के ऐसे रख दिया. क्लियर हो गया पॉइंट? यस. अब देखिए, जब ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने तैयार होगी, एंड यहां से आप ऐसे आके पढ़ते जाइए, और फिर ये ऐसे अंदर मैंने एनसर्कल कर दिया. अब जरा गौर से देखिए कि अब अगर बी वेक्टर दिस एंड दिस है, और ये आपको मालूम हो गया कि इसको आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. तो इसका मतलब अगले पेज पे चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड डू इट. टू दिस बी वेक्टर इज इक्वल टू, वी कैन राइट दैट इज, जो एक बार फिर से लिख देते हैं, बी एक्सटर्नल एंड प्लस दिस बी ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल, ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल. तो अब ये मैग्नेटाइज मटेरियल का है. सो नाउ दिस बी एक्सटर्नल इज व्हाट, म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर, और ये अभी हमने इसको देखा, ये क्या है हमारा, म्यू नॉट इंटू आई वेक्टर है, एंड दिस इज आवर बी वेक्टर. ओके, क्लियर है पॉइंट. अब ये फील्ड क्या देख रहे हैं, ये फील्ड क्या है, अंदर का फील्ड है, और इसका मतलब कि अंदर का जो नेट फील्ड है वो मैग्नेटाइज मटेरियल का जो फील्ड है और जो एक्सटर्नल फील्ड है वो आपस में कुछ इस तरीके से रिलेटेड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है. यानी कि दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिलेट फर्दर रिटन एज दिस इज म्यू नॉट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच प्लस आई वेक्टर के फॉर्म में. एंड नाउ वी कैन राइट दिस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एच वेक्टर प्लस आई, ऐसे लिख सकते हैं. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और दिस फर्दर कैन बी रिटन एज दिस एच इज इक्वल टू, दिस एच वेक्टर कैन बी रिटन एज बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर. ये बहुत
अच्छे से समझ में आना चाहिए। एंड आई वेक्टर का डायरेक्शन एच वेक्टर के डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा डिपेंड्स अपॉन काई। इज दैट ओके नाउ? आई वेक्टर का डायरेक्शन एच वेक्टर के डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन काई। इज दैट ओके नाउ? अभी हमने सीधा सीधा ऐसे लिख दिया, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना चाहिए। ये हमारा पर्पस था यहाँ पे, जो हम लोग कह रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर की बात हो रही है और एच की बात हो रही है। और देखो जी कैसे रिलेटेड है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और जो अंदर का फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। इसमें कोई बुराई नहीं होगा अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ दे, रिलेशन रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड एक और यूज कर दें, व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड विद इन विद इन मैग्नेटिक मटेरियल, विद इन, ये यहां से हटाना पड़ेगा, या विद इन मैग्नेटिक मटेरियल, विद इन मैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल, यानी कि आपने इनके बीच का रिलेशनशिप पढ़ लिया, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे अब ये एंड काट दो, कॉमा डाल दो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड विद इन मैग्नेटिक मटेरियल। तो जब आप ये पढ़ने जाएंगे आप, तो देख रहे हैं कैसे आपने, वी नो दैट दिस, ये रिजल्ट बता दिया हमने, ये अंदर से समझा कि ये ऐसे होना चाहिए, और हमें पता है कि ये बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट ये होता है। और अब यहाँ बताएगा कि ये दोनों आई और एच दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और आई ससेप्टिबिलिटी के थ्रू एच से ऐसे रिलेटेड है। तो मैं अगर इस आई में म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो कहीं ना कहीं बी ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइज मटेरियल मिलना चाहिए। और इस चीज को यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ये बात बता दी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना है। ये बी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर का फील्ड अपॉन म्यू नॉट, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है। तो ये भी ऊपर वाला जो मैंने बना रखा है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बट ये वेक्टर फॉर्म में यूज करना है बच्चे। यू हैव टू यूज दिस इन अ वेक्टर फॉर्म, राइट। यू कैनॉट यूज इट लाइक, आप ऐसे मत लिख देना कि बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू एच प्लस आई। डोंट राइट लाइक दिस। दिस इज ओनली करेक्ट, this is this is only correct correct if h vector and I vector are are having same direction, are having same direction, right? So prefer to write, prefer to write as what, this h is equal to, I mean h plus I vector is equal to, ये b नेट है, अंदर का है, अपॉन म्यू नॉट लिखा हुआ है। क्लियर है? जबकि आपको पता है सिर्फ एच वेक्टर की बात करते तो यहाँ बी एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर फील्ड था बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट कर सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने समझ लिया है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो आज के हमारे लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक होएगा, दैट इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी करने जा रहे हैं हम लोग, रिलेटिव मैग्नेटिक permeability, permeability, this is what we need to understand, okay? So अब देखो, we know that, अब हमारे पास रिजल्ट है, we know that what, अभी जो रिजल्ट हमने लिखा है सिर्फ इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं क्या, h वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, b अपॉन म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर, ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, यस, करेक्ट, ओके। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, दिस h को बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट तो लिखा ही लिखा, और इस आई को ऐसे लिख दिया, दिस इनटू एच वेक्टर, चलेगा। अब अगर ये काई निगेटिव हो गया तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर ये काई पॉजिटिव हुआ तो फिर उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चलेगा ना। अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन दिस म्यू नॉट इज इक्वल टू व्हाट, एच वेक्टर प्लस काई इनटू दिस एच वेक्टर, and can we write this h vector and this 1 plus chi, can we write like this, okay? Now this b vector is equal to, we have
mu naught into this h, this into 1 plus this. This is what we have relation here. अब ये जो रिलेशन है हमारे पास यहाँ पे, इसमें ये समझना है हमें कि यार बी किसके अंदर की बात हो रही है, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर की बात है, और म्यू नॉट इंटू एच क्या होता है, ये बाहर वाला फील्ड है, और 1 प्लस ये चाय क्या है, 1 प्लस चाय, यानी कि 1 म्यू नॉट इंटू एच और दिस म्यू नॉट इंटू एच इंटू दिस, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जो मटेरियल ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसकी बात हो रही है. दिस 1 प्लस चाय, ये जो यहां तक तो आप समझ गए. इज दैट ओके नाउ? वी मस्ट नो दैट कि दिस 1 प्लस चाय, ये जो लिखा हुआ हमारे पास 1 प्लस चाय is is known as is known as this is known as relative relative magnetic relative magnetic permeability. permeability इसी को हम लोग रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं. किसके रिलेटिव भाई, किसके रिस्पेक्ट में? आप देखो, दिस इज म्यू नॉट इंटू एच प्लस ये क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू एच इंटू चाई, यानी कि उसके वजह से, यानी कि जो मटेरियल है उसकी वजह से ये बढ़ा हुआ फील्ड है. अगर आपको इसको समझने में दिक्कत है तो मैं इसको और अच्छे तरीके से भी बता सकता हूँ. फिलहाल यहाँ देखो, इस रिजल्ट को थोड़ी देर के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, जरा गौर से देखना. दिस बी वेक्टर, लेट मी यूज दिस कलर, दिस बी वेक्टर, अब मैं मान लेता हूं कि बी और एच और काई पॉजिटिव है. लेट काई इज पॉजिटिव, समझाने के, लेट काई इज पॉजिटिव, इसको समझाने के लिए. तो लेट अगर काई पॉजिटिव है तो आपको पता है ना कि भाई आई का डायरेक्शन और एच का डायरेक्शन सेम होएगा. और फिर कैन वी राइट दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू दिस एच एंड प्लस म्यू नॉट इंटू दिस एच इंटू दिस, लिख सकते हैं ऐसा. ओके okay. ये फील्ड दोनों के वजह से है, दोनों के वजह से, ये फील्ड दोनों के वजह से, ये फील्ड दोनों के वजह से है. और बी एक्सटर्नल सिर्फ पूछता मैं तो वो कितना आता है, म्यू नॉट इंटू एच आता है. ओके, दिस विल बी लाइक दिस. क्लियर है पॉइंट? सो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो ये है और इंटरनल फील्ड ये है. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस? इफ आई से दैट बी अपॉन बी एक्सटर्नल की बात करें तो वो क्या आना चाहिए भाई, अप्लाइड फील्ड ये था और मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फील्ड ये हो गया, तो ये क्या होना चाहिए, यानी कि बाहर से फील्ड हमने ये लगाया था और मटेरियल के अंदर इतना फील्ड हो गया. तो इसका मतलब कि ये जो फील्ड अगर बढ़ा है तो वो किसके वजह से बढ़ा है, उस मटेरियल के वजह से बढ़ा है. इधर हो गया ना, यानी कि एयर के, वो मटेरियल एयर नहीं होकर के, एयर नहीं होकर के कोई दूसरा मटेरियल है. सो दिस अपॉन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी जस्ट बिकॉज दिस विल बी नोन एज रिलेटिव permeability रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा. ये मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा भाई. बी इज दिस मच एंड बी एक्सटर्नल इज दिस मच. तो भाई ये बी अपॉन बी एक्सटर्नल करोगे, ये अप्लाइड, ये बाहर ये था और अंदर में फील्ड ये है, तो अंदर के फील्ड को डिवाइड बाई दिस करे. याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप क्या पढ़ते थे, डायइलेक्ट्रिक के अंदर का फील्ड अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड करते थे तो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता था. तो ठीक उसी तरीके से डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता था, जो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते थे. तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इतना फील्ड आ गया और आपने अप्लाइड फील्ड ये था, तो this upon this will be what, relative permeability of magnetic material आएगा. और you can say magnetic material with respect to air, I mean relative permeability, per relative permeability of magnetic material with respect to air कह दो इसको आप. That's what the point is. और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे. ये बात समझ में आई? तो मैंने यहां से ये बात ऐसे उठा के रख दी. करेक्ट. तो बी अपॉन बी एक्सटर्नल आएगा कितने, इसको म्यू आर कहेंगे, तो ये म्यू आर जो होगा बी अपॉन बी एक्सटर्नल होगा. तो भाई ठीक है, बी एक्सटर्नल होगा और बी कितना है, आपने अभी देखा म्यू नॉट एच लिख लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 1+10, 1+चाई लिखेंगे, और बी कितना लिखेंगे, म्यू नॉट एच लिखेंगे. तो ये कट कटा के क्या आएगा, 1+चाई ही तो आएगा. एंड ये क्या हुआ, म्यू आर, यानी कि म्यू आर को आप क्या कहते हैं, 1+चाई कहते हैं. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर कि दिस इज नोन एज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. तो ये मैंने यहां से भी समझा दिया, मैंने रूट ऐसे लेकर के भी समझा जा सकता है. सो दिस इज नोन एज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. इतनी बात समझ में आ गई. अब जरा सोचो,
एक ऐसा मटेरियल हम यूज करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, जिसका काई पॉजिटिव है, तो उसका म्यूअर क्या होगा? उसका काई पॉजिटिव है तो उसका म्यूअर क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। अगर उसका काई नेगेटिव है तो इसका म्यूअर क्या होगा? 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा अगर काई नेगेटिव है तो कोई वैल्यू होएगी, बट वो जीरो नहीं होने वाली है। I hope you got it now. This mu r is not going to be negative for anybody. Mu r cannot be negative for anybody. So I was saying this mu r cannot be negative for anybody. So that is what we need to understand. तो अब हम लोग ने रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी समझ लिया और हमने ये रिजल्ट भी देख लिया. So coming to this fault, let's go to this let's go to this part now. So this we have done. ये तो हमारा हो गया. And now we'll be doing this numericals. तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं. एक दो न्यूमेरिकल लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा. So let's go for this one or two numericals over here. तो ये एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ रखा आपके लिए और ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है which will make you understand something very important thing. और सोलेनाइड हैज अ कोर. वैसे तो मैंने आपको सारा फंडामेंटल पढ़ा दिया है, बट जस्ट इससे और मजबूत हो जाएंगे आप. और सोलेनाइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल, यानी कि एक सोलेनाइड है जिसके पास एक कोर है और मटेरियल क्या है? विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी 400 उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू आर इज गिवन टू अस. द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनाइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि उसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है 1000 पर मीटर. कैलकुलेट एच. एच निकालना है. एच निकालना है. कौन सा एच निकालना है भाई? ध्यान से देखा, एच निकालना है. फिर क्या निकालना है? आई निकालना है. फिर क्या निकालना है? बी निकालना है. मतलब उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है और मैग्नेटाइजिंग करंट भी निकालना है. तो जो एच बताया जा रहा है, यानी कि जो इसमें सोर्स कौन हुआ? तो सोर्स है सोलेनाइड. सोलेनाइड में जो करंट जा रहा है उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. तो सोलेनाइड में करंट जाने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, जो एच चाहिए, वो निकालना है. तो अभी तो हम लोगों ने, याद करो, सबसे पहले यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि भाई अगर सोलेनाइड की बात करें, यस यहाँ पे इट इज देयर हियर, कि हमने सोलेनाइड का केस लिया. तो सोलेनाइड अगर अंदर में एयर है तो भाई एच कैसे निकालते हैं? एनआई से निकालते हैं. और अगर मटेरियल हमने रख भी दिया है तो उसका जो एच होता है वो वही एनआई होता है, क्योंकि द सेम करंट सोर्स इज क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर, राइट. जो करंट सोर्स है यहाँ पे, सेम करंट सोर्स इज ओवर हियर. तो उस करंट सोर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, वो तो सेम रहेगा. हाँ, अंदर में इस कोर के रख जाने की वजह से फील्ड बदल जाएगा. तो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपको इसके अंदर का बी मालूम है तो बी अपॉन म्यू से भी आप क्या निकाल सकते हैं? एच निकाल सकते हैं. यानी कि इसके अंदर का, अगर आप यहाँ देखिए, अब स्ट्रेटेजी बड़ा सिंपल हो गया. आपको फील्ड चाहिए इसके अंदर का, राइट. फील्ड कहाँ चाहिए? इसके अंदर का फील्ड चाहिए. और एच चाहिए इसी सोर्स का. तो एच क्या हो गया? एन आई हो गया. और अब अगर आपके पास एच आ गया, इफ यू नो द सेम एच, तो फिर अंदर का जो फील्ड होगा, बी को म्यू से डिवाइड कर देंगे. म्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये एच आना चाहिए. यानी कि बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होना चाहिए. और म्यू क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है. तो इस तरीके से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जरा देखिए. चलिए अब चलते हैं हम लोग. लेट्स सॉल्व इट नाउ. सो हियर हमसे पूछा गया एच, तो हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं. सो दिस एच इज इक्वल टू, वी नो दैट, एन आई. यस, यहाँ सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है. तो एच इज इक्वल टू एन आई. सो एच इज इक्वल टू एन कितना है हमारे को? 1000 पर मीटर दे रखा है. सो बाई 1000, और करंट कितना है? 2 एम्पियर. सो दैट इज 2 एम्पियर. सो दिस इज 2000. आगे हमारे पास क्या यूनिट लिखेंगे? एम्पियर पर मीटर. ये हमारा एच का यूनिट होता है. तो ये एच आ गया जी. फर्स्ट पार्ट डन. ओके. सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है, आई बताओ. ये आई करंट नहीं है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात हो रही है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात हो रही है. इज दैट ओके नाउ? दिस इज आई. अब आई को निकालना है आपको और बी भी निकालना है. तो चलो भाई जरा दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे. तो अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना है हमें. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना है कब? जब उसमें हमने कोर डाल दिया और उस कोर का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, दैट इज 400. रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखा 400. तो आपने आई के बारे में क्या पढ़ा है? व्हाट इज आई?
व्हाट इज दिस आई, आई वेक्टर का मॉड जो होता है वो क्या होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया है भाई आई के बारे में कि आई इज इक्वल टू दिस इंटू एच, करेक्ट, यही पढ़ा आपने। एंड दिस काई इज व्हाट, वन, दिस इज आई इज इक्वल टू काई इंटू एच पढ़ा आपने, करेक्ट। और आपको ये भी पता है कि काई की वैल्यू क्या होती है, आई मीन वन प्लस काई क्या होता है, वन प्लस काई इज म्यू आर होता है, वन प्लस काई इज व्हाट, आई इज इक्वल टू काई इंटू एच होता है, और वन प्लस काई इज व्हाट, म्यू आर होता है, ये आपने पढ़ा है। सो काई इज हाउ मच नाउ, म्यू आर इज 400 माइनस वन, करेक्ट। भाई आई इज इक्वल टू काई इंटू एच होता है, and 1 plus chi is what, mu r होता है। So this chi is what now, this is mu r minus 1, mu r कितना देखा 400 minus 1, that is 399। तो अब आपको 399 को किससे मल्टीप्लाई करना है, so therefore this I is equal to now 399 multiplying with 2000, 2000। तो अब ये क्या आएगा भाई, सो सी इसको थोड़ी देर के लिए 400 मानो और 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 800। अब 800 में से 2 घट जाएगा तो क्या आएगा 798, और यहाँ 3 जीरो है यानी कि 10 का पावर 3, राइट, दिस इज योर आई। यूनिट क्या लिखोगे, सेम, एम्पियर पर मीटर। क्लियर है, जो आई का यूनिट होता है वही एच का यूनिट होता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आपसे क्या पूछा गया, थर्ड पार्ट में पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड बताइए, कहाँ पे, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब बी कैसे निकाल सकते हैं आप, तो देयर आर वेरियस वेज। अब आपके पास आई भी है और एच भी मालूम है, तो एक तरीका तो आप बी को क्या निकाल दीजिए, म्यू नॉट, और क्या एच प्लस आई ऐसे करके निकाल दीजिए, दिस इज व्हाट यू कैन डू इट। द अनदर तरीका इज व्हाट, आपको ये एच मालूम है, ठीक है जी, दिस इज वन वे। और यू कैन यूज व्हाट, बी अपॉन जो अंदर का फील्ड होता है अपॉन जो म्यू करते हैं, बी अपॉन म्यू करते हैं, जो अंदर का फील्ड है बी, और उसके को म्यू से डिवाइड कर देते हैं जो, तो वो किसके बराबर होता है, एच के बराबर होता है। यस, एंड दिस बी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू एच, एंड एच की वैल्यू आपको पता है दैट इज म्यू एन आई, करेक्ट। अब ये म्यू क्या है, सो दिस म्यू कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये भी तरीका है, और इंटू एन आई कर दो। सो आप ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ, कोई भी तरीका यूज कर सकते थे, यू कैन यूज आइदर दिस वे और दिस वे। सो म्यू नॉट is 4 pi into 10 to the power minus 7, और म्यू आर दैट इज 400, और एन आई की वैल्यू आपने निकाल दी है 2000। सो देखो जी, एक दो तीन जीरो, और ये चार और पांच जीरो, पांच जीरो हो गए जी। सो नाउ दिस इज 4 पाई, और दो और चार को मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 8, दो और चार को मल्टीप्लाई किया 8, 4 पाई इंटू 8 कर दिया, सो तीन और दो पांच, यानी कि यहाँ 10 का पावर क्या है -2। सो दिस इज 32 पाई, 32 पाई, बच्चा समझ रहे हैं आप ना, 4 पाई था और ये 8, सो 32 पाई, और -7 था, ये 5 था ही, तो 10 का पावर -2 बचेगा, तो 32 पाई इंटू 10 का पावर -2। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये बी है, आप इतना टेस्ला लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया जी थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट इज समथिंग विच वी हैव नॉट डन। तो मैग्नेटाइजिंग करंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब अगर हम किसी, मतलब सोलेनाइड में जो करंट जा रहा है, सोलेनाइड में जो करंट जा रहा है, उस करंट के अलावा हम उसमें और एक्सटर्नल क्या करंट भेजें, सोलेनाइड में जो करंट जा रहा है उस करंट के अलावा हम एक्सटर्नल और कौन सा करंट भेजें, एक सो so this what I was saying that कि what is magnetizing current, तो द आइडिया इज दैट कि मैग्नेटाइजिंग करंट वो करंट होता है जो सोलेनाइड में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, उस करंट के अलावा उसमें हम एडिशनल करंट और क्या भेजें, और वहां से कोर हटा लें। मतलब सोलेनाइड के अंदर कोर था, और उस कोर के होने की वजह से अंदर में फील्ड आया 32 पाई इंटू 10 का पावर -2 टेस्ला, ये वैल्यूज आई इस मैग्नेटिक फील्ड की। हमें इतना ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कोर हटाने के बाद, इन अब्सेंस ऑफ कोर। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सोलेनाइड है उसमें करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो जो एडिशनल करंट होगा उसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। इज दैट ओके नाउ। सो एक्चुअली वी आर सेइंग दैट भाई दिस 32 पाई जो हमारे पास है यहाँ पे 32 पाई इंटू 10 का पावर -2, ये जो आपके पास रिजल्ट है,
इसको ऐसे ना लिख करके इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है. लुक एट दिस हियर कि अब आपके पास b तो आ चुका है. लुक एट दिस हियर. सो वी आर सेइंग दैट कि ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ पे 4 पाई, दिस इज, वी वांट सेम b, so दिस इज 4 पाई, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7. ये आपका म्यू म्यू नॉट की वैल्यू है. अरे बाबा ये काहे को छिड़ता है भाई. ओहो, देखो थोड़ा जल्दी करो तो गड़बड़ी होता है. सो दिस इज, so this is 4 pi into 10 का पावर -7, this into 400. अब ये 400 हम ये वाले फील्ड लिखे रहे हैं, ठीक है ना. 400 into 2000, ये 2000 यहाँ से लिखा, ये हमने सेम रिजल्ट यहाँ लिख दिया. अब इसको किससे इक्वेट कर रहे हैं, तो अब तो वहां पे सोलेनाइड के अंदर का कोर हट गया, तो अब उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई होना चाहिए. तो म्यू नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. और नंबर ऑफ टर्न्स उसका कितना है भाई, 1000 है, 1000 कर दिया. ठीक है जी, दिस इज 1000. और अब करंट 2 एम्पियर था, प्लस उसमें एडिशनल करंट क्या होगा, दैट एडिशनल करंट इज कॉल्ड आई एम. अब यहाँ से सॉल्व करने जाओ तो ये 4 पाई 10⁻⁻7 कैंसिल हो गया भाई, कैंसिल हो गया. अब यहाँ 1000 है तो यहाँ से क्या बच गया, ये भी 0 0 0 कैंसिल काट कर दिया आपने, तो यहाँ क्या बचा, 400 इंटू 2 दैट इज 800. हाँ, ये क्या है 800 आया. और 800 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 प्लस आई एम. राइट भाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ दोनों तरफ आपने काट दिया. और अब 400 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 800 हो गया. और 800 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 प्लस आई एम. सो नाउ फ्रॉम हियर इफ यू लुक एट दिस, आई एम इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 800 माइनस 2 दैट इज 798 एम्पियर. इतनी वैल्यूज होनी चाहिए. तो इस वैल्यूज को हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट कहेंगे. क्लियर हो गया पॉइंट. सो दिस, यानी कि ये जो फील्ड था सोलेनाइड के अंदर, हमने उसको म्यू नॉट एन आई आई, मतलब करंट हमने जो दो था उस दो में जो एक्स्ट्रा करंट हमने डाला, उस करंट को, ये जो एक्स्ट्रा करंट है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट. तो ये 2 प्लस आई एम की वैल्यू, इनको सॉल्व, ये सब कुछ काट दिया, यहाँ 400 टू 800 आ गया. 800 इक्वल टू दिस, 800 में से आपने 2 माइनस कर दिया, ये करंट आ गया. दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके साथ ही सॉल्व करेंगे. एन आइडियल सोलेनाइड हैविंग 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी एन की वैल्यू दे रखा है 40, राइट, 40 दे रखा है. और क्या कह रहा है, हैज एन एल्यूमिनियम कोर. अब यहाँ कोर कैसा हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया. एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का ही करंट जा रहा है. कैलकुलेट आई एंड बी एट द सेंटर ऑफ सोलेनाइड. और काई एल्यूमिनियम का दे रखा है. इज दैट ओके ना. सो अब आपको एन दे रखा है 40, तो और करंट दे रखा है आपको, तो पहले एच की वैल्यू बताओ क्या होगा. तो एच इज एन आई. सो दिस इज 40 पर सेंटीमीटर है, देख रहे हैं ना, 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर है. और करंट यहाँ पे कितना है, 2 एम्पियर. तो 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में 40 है, तो 100 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा. सो भाई डेफिनेटली इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो अब ये क्या हो गया, 40 इंटू 100 इंटू 2, ये आपके पास एच आ गया. सो दिस कम्स आउट नाउ 8,000 वैल्यू आ गई किसका, एम्पियर मीटर. किसकी वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई. आपको क्या चाहिए, आई चाहिए. वी नीड आई. और आई क्या होता है भाई, आई इज काई इंटू एच. सो काई हमें पता है 2.3 इंटू 10⁻⁻5. और एच की वैल्यू हमने निकाल रखी है, दैट इज 8,000. तो अब ये देखो जी, 1230, ये -5 है. सो यानी कि 2.3 इंटू 8, और यहाँ 10 का पावर क्या बचा, -2. सो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी 16, यानी कि 24. और दिस इज 18.4 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर. ये वैल्यू आ गई जी, आई हो गया. अब अगर आपसे पूछा जाए बी निकालो एट द सेंटर, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर में चाहिए, ठीक है. और एल्युमिनियम जो आपने यूज किया है उसका काई आपको पता है. सो विच वे यू विल फाइंड दिस बी, बी अंदर का चाहिए आपको. सो आपको बता दिया गया कि इस बी को म्यू से डिवाइड करेंगे तो एच होता है, तो आप डायरेक्टली म्यू इंटू एच कर दीजिए. बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच कर दीजिए. और म्यू आपको पता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है. दैट इज हाउ यू कैन डू इट. यस. और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वे, और वी कैन राइट दिस बी इज इक्वल टू
म्यू नॉट और एच प्लस आई लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस। तो एच हमने निकाल रखा, आई हमने निकाल रखा, ये ज्यादा आसान तरीका होगा। सो दिस बी इज इक्वल टू हमने म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 कर दिया, और एच आपको पता है दैट इज 8000, और आपको आई मालूम है दिस इज, या एच आपको पता है 8000 है, और आई आपने निकाल दिया वॉट 0.184 10। तो इस तरीके से अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि काई की वैल्यू जो है उसको आपने एच से मल्टीप्लाई किया, तो जो वैल्यूज बढ़ी है वो कुछ खास नहीं बढ़ी है। इज दैट ओके नाउ? ऑल राइट, बट बढ़ी है यहाँ पे कुल मिला के, ये काई पॉजिटिव है, सो द वैल्यू हैज इंक्रीज। सो नाउ दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रख दीजिए, और ये आ गया आपके पास 8000 1000.184। इनको आप मल्टीप्लाई करिए और यहाँ से बी इतना टेस्ला आंसर लिख दीजिए, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो मैंने आपको इसके यूजेस समझा दिए हैं, और अब मैं समझता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो वी हैव डन ऑल दोज पोर्शंस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड at the end, which what I have to say, which I used to say, keep watching, keep liking, keep sharing, keep promoting and keep commenting. Thank you very much. अगले लेक्चर का इंतजार करिए, अगले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।